सबसे पहले तो ये सवाल कि बीटेक से बॉलीवुड कैसे पहुंच गए। वो बोलते हैं कि जो डेस्टिनी होती है आपको अपनी मंजिल तक अपने आप ले आती है। दोस्तों ने कहा कि एक्टर टाइप कीड़ा था अंदर। था नहीं, डाल देते हैं लोग, मुझे लगता है यार दोस्त बहुत डाल सुंदर देते लगते हैं। हाँ भैया एक्टर टाइप लगता है, चले जा बॉम्बे। क्या मुश्किलात होती है किसी एक नए एक्टर के लिए मुंबई जैसी नगरी में पहली बार पहुंचना, ना किसी को जानते ना पहचानते, ये भी नहीं पता कुछ चलेगा नहीं चलेगा। जो सपने जब टूटते हैं ना, उसकी आवाज़ नहीं होती लेकिन उसका दर्द बड़ा कमाल का होता है। मैं बात करता हूँ कोविड की, क्योंकि कोविड की बात किए बिना तो ये इंटरव्यू पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको उसने मसीहा बना दिया। कितना पैसा लग गया होगा, कोई है आइडिया, या आंख बंद करके लगाया? करीबन 7.5 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया था पूरे इंडिया के अंदर। और जब मैं छोड़ने गया ना सुन भाई, तो सारे लोग उनकी आंखों में आंसू थे, रो रहे थे। एक ऐसा जैसे फिल्म में एक म्यूजिक चलता है ना आपकी लाइफ के अंदर, हर चीज़ स्लो मोशन में दिखती है। और मैं जब वापस भी आ रहा था उनको छोड़ के, तो हजारों लाखों लोग जो फ्लाईओवर्स के नीचे बैठे थे ना, स्लो मोशन में मुझे जाते हुए दिखे। तो उसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे लोग तो हिंदुस्तान में ऐसे भी हैं कि जो कभी जिंदगी में जहाज में नहीं बैठेंगे जी। और सोनू सूद साहब जहाज के बाहर छप गए। कुछ लोग कह रहे थे कि पीआरवी आ रहा है, खुद करा दिया शायद। नहीं, खुद नहीं करवा ऐसा सकते। ऑफिशियली आई कैन से दैट कि ऑल थैंक्स टू स्पाइसजेट कि उन्होंने ये किया। एक ही सवाल है, फतेह क्यों देखें लोग? मतलब आप जेम्स बॉन्ड देखें तो आपको लगता है कि यार वाकई में ऐसा हो रहा होगा। आप टॉम क्रूज को देखें तो लगता है कि हाँ यार ये मेहनत कर रहे हैं लोग यार। लेकिन जब इंडियन सिनेमा में आ जाते हैं तो लगता है यार ये क्या यार, वो साइकिल के पीछे छुपा है आदमी गोली से बचने के लिए मिथुन दा बैठे साइकिल के पीछे और कोई गोली चला। मेरे अंदर हमेशा एक था कि मेरे को समझ नहीं आता, जो आपने सवाल पूछा मेरे अंदर भी था, यार ये वो नहीं है, हम वेस्ट जैसे क्यों नहीं बन पा रहे, क्यों नहीं ऐसा एक्शन कर पा रहे। तो मैंने एक्शन लिखा फिल्म में खुद से, क्या स्क्रिप्ट लिखा उसका कि एक्शन में होगा क्या, क्या मारेगा, कैसे मारेगा, गन भी खत्म होगी इसकी। और जब लिखा तो मैंने ली विटेकर है, जिन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस, जुरासिक पार्क, कैप्टन मार्वल, ऐसी फिल्म, ये सब फिल्में बनाई। तो मैंने उनको बोला और मैंने अपने बेटे और उनके दोस्तों को बताया, मैं क्या वाई विल यू वॉच फतेह, फतेह क्यों देखोगे आप, ऐसा एक्शन सीखूं जिसमें कोई कट ही ना हो, एकदम एक शॉट में लगा, सिंगल शॉट सिंगल शॉट कितनी देर का है? या 3.5 मिनट 3.5 मिनट का सिंगल शॉट, नो कट। हाँ। मुझे वो भी सुनने में आया कि वो कंगना जी की फिल्म के शो कम कर दिए और आपकी फिल्म के बढ़ा दिए, ऐसा भी कुछ हुआ है? हैं? बता दो अरे बता दो। मुझे नहीं पता। आपका तो पुराना 36 का आंकड़ा भी है थोड़ा सा। मेरा 36 का आंकड़ा नहीं उनसे नहीं, वो मणिकर्णिका वाला भी कुछ एपिसोड है ना या ये मुन्नी बदनाम वाला गाने का भी कुछ सीन है कि वो आपके लिए था और बाद में वो सलमान भाई उसमें कूद गया कि नहीं मैं करूँगा टाइप्स। आज की डेट में रोल्स जो कास्ट होते हैं ये कैपेबिलिटीज़ के ऊपर कम होते हैं और इसके ऊपर ज़्यादा होते हैं कि सोशल मीडिया फॉलोइंग कितने है इस आदमी की। सवाल यहाँ बनता है कि जो नया लड़का नई लड़की मुंबई जाना चाहते हैं करियर बनाने के लिए, कि क्या 2-3 चीज़ें करनी है और क्या 2-3 चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है? भरी हुई बस के अंदर ही जेब कतरे पाए जाते हैं। वो आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। कोविड दुनिया के लिए एक महामारी थी, लेकिन उस बीमारी ने एक आम इंसान को मसीहा बना दिया। आज मेरे साथ हैं सोनू सूद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सोनू भाई। आपका और हमारा नाम एक ही है जी। मुझे भी बचपन में तो नहीं किसी ने पूछा, लेकिन जब बड़े होने लगे तब मैं मुंबई में जब एक्टर बनने आया तब किसी ने बोला था यार सोनू नाम का कोई एक्टर कैसे होगा, तो लोग बोलेंगे एक्टर है सोनू सूद है, सोनू सूद नाम का कोई हीरो नहीं होता। सरनेम हटा दो तो बहुत अजीब सा लगता है, छोटा सा। तो सब पूछते थे कि आपका असली नाम क्या है, तो बोले असली नाम भी यही है। तो आपसे भी यही सवाल पूछा जाता होगा? अरे मैं तो ये बोलता हूँ कि मेरे नाम पे तो जूस कॉर्नर, चाट भंडार, पान भंडार, मैंने कहा बहुत जगह चलता है हमारा तो। तो सबसे पहले तो ये सवाल कि बीटेक से बॉलीवुड कैसे पहुंच गए? तो भाई क्या है कि वो बोलते हैं कि जो डेस्टिनी होती है आपको अपनी मंजिल तक अपने आप ले आती है। फादर की कपड़े की शॉप थी पंजाब में, ये सोचा कि इंजीनियरिंग ख़त्म करके पापा का बिजनेस ज्वाइन करेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे उसको, लेकिन कहीं ना कहीं आई वॉज बिटन बाय द एक्टिंग बग। दोस्तों ने कहा कि एक्टर टाइप कीड़ा था अंदर। था नहीं, डाल देते हैं लोग, मुझे लगता है यार दोस्त बहुत सुंदर लगते हैं। हाँ भैया एक्टर टाइप लगता है, चले जा बॉम्बे और हम भली करेंगे। तो फिर यहाँ पर पहुँच गए शहर में और लगा कि 1 आध साल देते हैं, देखते हैं कि होता है क्या होता है। लेकिन वो 1 साल कब 3-4 साल में बदल जाता है पता नहीं चलता, क्योंकि 1 साल में तो सड़कें नहीं पता चलती कौन सी सड़क बदल जाती है मुंबई की। बट एक विश्वास था, माँ बाप ने बोला था कि अभी गया तो बन के आना और बनेगा तो पक्का। सो आई थिंक उस विश्वास ने वो सफ़र को मुश्किल नहीं होने दिया, एक लगा कि हो जाएगा। क्या मुश्किलात होती है किसी एक नए एक्टर के लिए मुंबई जैसी नगरी में पहली बार पहुंचना, ना किसी को जानते ना पहचानते, ये भी नहीं पता कुछ चलेगा नहीं चलेगा?
देखिए कि जो सपने जब टूटते हैं ना, उसकी आवाज़ नहीं होती, लेकिन उसका दर्द बड़ा कमाल का होता है। सो जब इंसान यहाँ से जाता है अपने सपने लेकर वो एक्टर बनने के लिए, उसको लगता है कि कोई देखेगा तो अचानक आपको बुला लेगा। मैं भी फिल्म सिटी में जब गया, 400 रुपये बार गार्ड को दिए थे, अंदर गया और मुझे लगा कि किसी सेट के बाहर खड़ा रहूँगा तो शायद कोई प्रोड्यूसर देख के बोलेगा अरे हीरो टाइप दिखता है, इधर बुला लो उसको, काम देते हैं। दे दे। वैसा मुझे लगता था कि ऐसा हो जाएगा, पर किसी ने देखा नहीं, खड़ा रहा सेट पे, देखता रहा फिल्म की कोई शूटिंग चल रही है, और फिर लगा कि ये सफ़र इतना आसान होने वाला नहीं है जैसा मैं सोच रहा था। और ऑफिस दर ऑफिस जाते हैं आप, पिक्चर्स देते हैं, बहुत दफ़ा लोग आपकी पिक्चर्स की तरफ देखते भी नहीं और पकड़ के रख देते हैं, और आपको पता चलना शुरू होता है कि जिस दुनिया का आप हिस्सा बनना चाहते हैं वहाँ पे ज़रूरत बड़ी कम है, और आने वाले बहुत ज़्यादा, सप्लाई ज़्यादा है। सप्लाई ज़्यादा है, और हर रोज़ बढ़ती जा रही है और डिमांड उतनी है नहीं। सो अगर टिक सकते हो, पेशेंस है, तो टिके रहना पड़ेगा, और कब होगा नंबर आएगा तो पता नहीं। क्या मुश्किलात थी शुरू में? कोई ऐसा इंसिडेंट याद आता है जिसने यार कहा हो यार तो फंस गए यहाँ पर आकर, नहीं आना चाहिए था? देखिए ऐसा कभी नहीं लगा, ऐसा कभी नहीं लगा? हाँ, ये तय था कि बनना है और हो जाएगा, ये तय था। एक दिन भी नहीं मुझे ऐसा लगा कि ये होगा नहीं, पर मुझे था कि ये कब होगा, बस ये है कि जल्द हो जाए ताकि माँ बाप देख पाएं कि स्ट्रगल नहीं कर रहा बेटा, कुछ ठीक ठाक। और वो जो स्ट्रगल का दौर था उसमें माता जी पिताजी कैसे कनेक्ट रहते थे? उनको तो लगता होगा कि बेटा चला गया इतनी दूर, जिगर का टुकड़ा, और वहाँ भी कुछ हो नहीं पा रहा टाइप्स। नहीं, मैं तो हर रोज़, मेरी एक आदत थी, कॉलेज जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब से लेके जब मैं एक्टर बनने की स्ट्रगल करता रहा, मेरा एक रोज़ था कि मैं हर रोज़ अपने माँ बाप को फ़ोन करूँ, एवरी डे, एवरी सिंगल डे। तो जब STD से होते तब लाइन में लगते थे, धीरे धीरे डायल करते थे, टोन जाती थी। आजकल की नई जनरेशन रात को आधा रेट लगता था। हाँ, रात को आधा रेट, 7 से 9, आधा 9 से 12, 1/4 हो जाता था। तो उस समय कई बार मम्मी पापा जल्दी सो जाते थे, तो जब फ़ोन करते थे तो उनसे ही पहला मेरा ही सवाल होता था, और मामा क्या चल रहा है? तो कहते बस इंतज़ार चल रहा है, जब तेरे यहाँ से फ़ोन आएगा कि कुछ अच्छा मिल गया है, कुछ ब्रेक तो हुआ। अभी तो हाँ तेरे से ही कुछ सुनने का होता। तो एक और रोज़ स्ट्रगल करने का एक और जुनून मिलता था कि यार आज कुछ करके आना ताकि मैं कुछ अच्छी न्यूज़ दे पाऊँ। सो वो एक स्ट्रगल था कि माँ बाप देख लें कामयाबी होती है, सो वो मुझे देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए बस। तो और देर हमेशा होती है। तो उन्होंने देखी कामयाबी या देर हो गई? मेरे मदर ने किसी हद तक देखी, पापा ने थोड़ी सी ज़्यादा देखी होगी। मेरे मदर जोधा अकबर जब आने वाली थी 2007 में फेब में, तो अक्टूबर में मेरे मदर नहीं रहे, और उन्होंने ट्रेलर देखा था जोधा अकबर का, और उन्होंने कहा था कि ये फिल्म तेरे लिए एक अच्छी टर्निंग पॉइंट रहेगी, एंड वी लुक फॉरवर्ड की साथ में। प्रोफेसर थी, पढ़ाती थी, मैंने सुना। पढ़ाती थी, हाँ जी। तो बड़ा अच्छा लिखती थी, इंग्लिश, हिस्ट्री, लिटरेचर की बैकग्राउंड थी उनकी। चिट्ठियाँ बड़ी, ज़िंदगी उन्होंने मुझे चिट्ठियाँ बड़ी लिखी हैं, और जब मैं फ़ोन पे भी बात उनसे करता था तो मैं क्योंकि आप हर रोज़ बात करते हो तो आपके पास नया कुछ लिखने के लिए नहीं होता है ना कि आज आप क्या लिखो, क्योंकि आपकी बात तो हो गई शाम को। तो वो फिर भी लिखती थी, मैं बोलता था मम्मा आप लिखते हो फ़ोन पे तो बात हो गई। तो कह रहे थे कि ये रिकॉर्ड्स रहेंगे तेरे पास जब मैं नहीं रहूँगी, तो फ़ोन्स के रिकॉर्ड नहीं होते, इन चिट्ठियों के रिकॉर्ड्स होते हैं। तो बड़ा आत्मीय रिश्ता था, मुझे लगता है बात करके करते करते भी थोड़ा सा वो नमी सी आंखों में उतर आते हैं। आजकल ऐसे लोग ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, इस सफलता के ऊपर भी आंखें नम हो जाएं अगर। नहीं, मुझे लगता है कि वो जो रिश्ता हम लोग महसूस करते थे, मुझे लगता है शायद आज की जनरेशन कहीं ना कहीं मिस कर रही होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं उनके पास देखने के लिए, सुनने के लिए, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास कम इन्फॉर्मेशन थी, वो मुझे लगता है कि हम लोग ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड थे रिश्तों से। मुझे अपनी मदर से या फादर से बात करनी, मैं आज भी उनकी चिट्ठियाँ खोल के पढ़ लेता हूँ। मुझे लगता है कि आज की जनरेशन जब कल हमारे बारे में बात करेगी, कोई भी तो क्या होगा उनके पास, क्या होगा, तो क्या बातें करेंगे ना, किससे बातें व्हाट्सएप की करेंगे? चैट, या तो वो भी नहीं आती, वो आजकल वो भी डिसअपीयरिंग में चली वो जाती भी है। आजकल, हाँ, फ़ोन बदलता है तो वो भी गायब हो जाती है। सो वो बड़ा इम्पोर्टेंट, वो चैट भी इमोजी में कन्वर्ट हो गई है ना, इमोजी होती जा रही है धीरे धीरे, हर चीज़ छोटी होती जा रही है।
सो वो मुझे लगता है कि आज कहीं मिसिंग है, बट आई फील ब्लेस्ड कि मेरे मदर उस समय उन्होंने उन चीज़ों की अहमियत रखी कैसे थी। आप सब उम्मीद करता हूँ सब खरीद होंगे। जो फोटोग्राफ्स आज मेरे की मदर वीडियो के पास सुनो हम लोग फेमस है खींचे हुए फोटोग्राफ्स, तो स्टॉक मार्केट उसके के पीछे ऊपर नोट्स करेंगे, लिखे रहते थे कि आज जिसमें आपको ये बताया गोवा की जाएगा पिक्चर है स्टॉक मेरा बेटा, मार्केट अच्छा। आज शूटिंग पे ये आया चीज़ लेकर मुझे और कैसे इस फिल्म की सुपर की शूटिंग चल रही थी और बहुत कम मैं पहली समय दफ़ा में गोवा यू आया। टॉक लॉट अबाउट योर मदर ना, बहुत या बात करते हो ना आप। या मेरे मदर फादर दोनों ही है आई ना? थिंक वो एक मार्केट के अंदर थोड़े से पैसे लगा के लाइफ बहुत का लेकिन ऐसा ऐसा क्यों हुआ कि बहुत लगाव तो मदर के से ज़्यादा है, लेकिन जब प्रोडक्शन हाउस खोला तो पापा के नाम से खोल दिया। या नहीं, मेरे फादर के साथ भी बहुत मेरा ऐसी बात नहीं, बहुत लगाव था तो कि मदर के नाम से नहीं खोला प्रोडक्शन हाउस? उनका भी देखिए पापा के नाम पे इसलिए खोला कि उस समय पापा थे मेरे, जब उनके सामने ही मैंने खोला था। और मेरे पापा एक्सप्रेस कम करते थे, चुप रहते थे, बड़ी ज़िंदगी में उन्होंने कभी डांटा नहीं। इंट्रोवर्ट थे ना? हाँ, तो बट बहुत सपोर्टिव थे। और थोड़ी सी मदर के जाने के बाद उनका एक अलग ग्रुप था। ज़्यादा कमाते उनके जो उन्होंने पूरी लाइफ एक्सप्रेस नहीं किया, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गए बता रहे बताने के लिए कि शायद जो मदर का जो कमी है वो पापा थोड़ी ज़्यादा पूरी कर पाए। और उनको एक स्टॉक मार्केट मुझे लगता था कि क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी नहीं थी एक्सप्रेस ज़्यादा करने की, सिर्फ प्यार दिखाने की पर्सनैलिटी थी, जो उनका वो दिखता था कि उन्होंने एक एफर्ट डाला है एज ए फादर हु ऑल्सो वांट्स टू फिल द गैप ऑफ मदर, वो बड़ा स्पेशल था। और नाकामी का बेस्ट मतलब मुझे नहीं लगता कि कभी भी उन्होंने हमें किसी चीज़ की कमी होने दी है। पहली दफ़ा जब दिल्ली मुझे छोड़ने आए, मुझे याद है दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, तो उन्होंने अपनी मोगा जाना था उनको वापस, तो उन्होंने उनके पास जो पैसे पड़े रहते बड़े ढंग से ऑर्गेनाइज करते थे कि पहले 100 का नोट, फिर 50 का, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते थे। हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में पूरा एक रबर बैंड चढ़ा होता था, ऑर्गेनाइज। तो वो उन्होंने पूरा का पूरा निकाल के दे दिया कि तू जा अपना रख ले। पैसे तो उन्होंने दिए थे कि तेरे को शायद और जरूरत पड़े, मैं पापा आपको वापस जाना होगा, नहीं मैं मैनेज कर लूँगा, तू जा। वो बड़ा स्पेशल टोकन था कि फादर जो है अपनी हर चीज़ निकाल के देता है कि इतनी सफलता के बाद ये सब चीज़ें याद हैं, लेकिन आजकल के दौर के अंदर तो लोग भूल जाते हैं, मुझे लगता बिना सफल हुए ही भूल जाते हैं। है या मुझे लगता है ये होना बड़ा ज़रूरी। मैं जब स्टॉक मार्केट एक ऐसा सिस्टम है हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे, मैं हमेशा एक चीज़ सोचता था कि शायद जो अपब्रिंगिंग हमारे मदर फादर ने दी है वो हम लोग शायद मिस कर रहे हैं, नहीं कर अपने बच्चों को दे पाऊँ। मेरा ऐसा था कि उनकी अपब्रिंगिंग में भी वो एक अटैचमेंट और एक रिश्ता जुड़ा रहे आत्मा के साथ, और वो मैं आज ब्लेस फील करता हूँ कि वो है मेरे बच्चों में आया। वो इसलिए शायद आया क्योंकि उन्होंने भी घर पे देखा कि मैं अपनी मदर की चिट्ठियाँ पढ़ता हूँ, उन्होंने ही पढ़ी। मेरी मदर ने मेरे बड़े बेटे के लिए उस समय वो 1.5 साल 2 साल का होगा तो उसके लिए भी चिट्ठी लिखी थी, व्हेन यू विल ग्रो अप यू माइट बी 16, यू माइट बी 17, आई माइट नॉट बी हियर, बट रिमेंबर दैट योर फादर वर्कड रियली हार्ड टू रीच वेयर ही इज टुडे, फॉलो हिज फुटस्टेप्स, वैसा बनना। आज मैं नहीं हूँ, तो मेरे आप सोचिए कि अपने ग्रैंड सन के लिए उन्होंने वो चीज़ें लिख के दे दी जब वो बड़ा होगा, 16-18 साल का बड़ा होगा। सो उस समय इतने सालों बाद पहले भी उनका वो विजन था। वो पहला खुशी का मौका कब दिया मदर को, जब फ़ोन किया होगा कि फाइनली क्रैक कर लिया है? याद है वो दिन? याद है मेरे को। क्या कौन सा मूवी था या कोई क्या था? मेरी पहली फिल्म थी कलरगर नाम की फिल्म थी। खैर वो तो खैर छोटी थी, मुझे कोई ऐड भी मिल जाती उससे भी खुश हो जाती थी। पहला खुशी का कि बहुत आज जाता हूँ पीसीओ पे और फ़ोन लगाता हूँ कि फाइनली क्रैक कर दिया। वो पहली फिल्म थी जो तमिल फिल्म थी मुझे कलरगर, तो मैं पीसीओ पे था, चेन्नई में था जब मैंने ओके हुई फिल्म, और बारिश का टाइम था मुझे याद है, तो मैं पीछे ढूंढ रहा था, चलते चलते पैदल घूम रहा था गली के अंदर, मुझे पीछे मिल जाए। तो एक पीछे मिला, वहाँ पे ऑलरेडी सब लाइन में लगे हुए थे, तो मुझे लगा कि यहाँ पे आधा घंटा लग जाएगा। फिर मैं दूसरे पीछे ढूंढने के लिए गया और मैं पैदल चल रहा था बारिश के अंदर, और मैं एक अलग तरह की एक्साइटमेंट थी। और मुझे याद है जब पहला कॉल लगा तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा पहली पिक्चर मिल गई है, तो शी वॉज वेरी एक्साइटेड, हैप्पी कि यार अच्छा वेरी गुड तमिल फिल्म है। और उन्होंने अगले दिन जाके मोगा से लुधियाना जाके एक बुक खरीदी, हाउ टू लर्न तमिल, और मुझे वहाँ से कुरियर की पंजाब से कि तू सीख लेना, भाषा तेरी नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें वर्ड सीख लेना। तो मैं जब पहली दफ़ा शूटिंग के लिए गया ट्रेन में मुंबई से, तो मैं सारी रात दिन वो बुक पढ़ रहा था कि पानी को तन्नी बोलते हैं, इधर आजा गुआगा बोलते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें सीख रहा था। वो आज भी किताब मेरे पास पड़ी हुई है वो वाली। सो आई थिंक वो एक जेस्चर था। शी
शी कुड सी कि क्योंकि प्रोफेसर थी, उनको पता था कि कोई भी काम करो उसमें तैयारी से घुसना ज़रूरी है। जब जोधा अकबर की तो उन्होंने मुझे हिस्ट्री की बुक्स दी थी कि इसके बारे में पढ़ना। सो आई थिंक वो एक स्कूल था जो एक मोटिवेट करता रहता था। मैं बात करता हूँ कोविड की, क्योंकि कोविड की बात किए बिना तो ये इंटरव्यू पॉसिबल नहीं है, और आपने बहुत जगह बात किया भी होगा। एक महामारी थी जिसने डिज़ास्टर ही किया पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन आपको उसने मसीहा बना दिया। कोविड में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उस डिज़ास्टर का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया होगा। मुझे तो इसलिए भी याद है क्योंकि आई लॉस्ट माई फादर इन कोविड, आई लॉस्ट माई सिस्टर इन लॉ इन कोविड इन अ गैप ऑफ 1 डे। माई वाइफ वाज हॉस्पिटलाइज 28 डेज इन ICU विद अ बायोपैक मशीन, और उस दौर पे इंजेक्शंस नहीं थे। और जब मैंने किसी को बोला कि इंजेक्शन चाहिए तो उन्होंने बोला 45,000 रुपीज़ आप ट्रांसफ़र कर दो। आई ट्रांसफ़र, और उसके बाद फ़ोन ऑफ हो जाता है। तो वो ऐसा भी स्कैम भी उस दौरान चल रहे थे। लेकिन उस दौर में आप एक मसीहा बन के बाहर निकलते हैं। बिहार हो चाहे यूपी हो, दुनिया भर के लोगों के लिए एक जैसे ना पीर पैगंबर होता रहा है इस धरती के ऊपर। और बहुत ये मतलब पहले से था कि मेरे को सोशल कॉज करना, या वो इंस्टेंट कुछ ऐसा हुआ कि उस डायरेक्शन में चलते गए और चीज़ें बनती वो गई? इंसिडेंट हुआ, मुझे नहीं पता था कि उससे पहले कभी सोशल कॉज किए हों? करता तो आया हूँ। जब मैं मेरे फादर लंगर लगाते रहे सारी लाइफ दुकान के बाद, मेरी मदर सारी लाइफ बच्चों को पढ़ाती रही हैं, तो वो शायद कहीं ना कहीं ब्लड में था। ब्लड में था मुझे लगता है। मैं जब कोविड शुरू हुआ मैं तो 200 किट्स देने गया था एक जगह पे कि यार खाना मिलता, तो मैंने 200 किट्स पैक कराई कि मैं देके आ जाता हूँ। जब मैं देने गया तो नंबर्स बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने बोला कि मैंने फिर एक ट्रक रोज़ मैं फ्रूट्स का खड़ा करता था। एक कालबा चौक करके जगह है अपना बॉम्बे में थाने के पास, तो वहाँ से सारे जो माइग्रेंट्स हैं वहाँ से पैदल वहाँ से जाते थे यूपी, जहाँ बिहार, जहाँ पे भी जाना उनको। तो मैं जब ट्रक खड़ा करता तो एक फैमिली ने आके एक हस्बैंड वाइफ थे, उनका छोटा बच्चा था एक गोद के अंदर, एक छोटा बच्चा खड़ा था। कहते आप 10 दिन का हमें फ्रूट्स दे सकते हो? तो मैं क्या करेगी 10 दिन का लेके? क्योंकि हमें पैदल जाना है, कर्नाटका जाना था उनको फ्रॉम मुंबई। तो मैंने हम धीरे धीरे खाते जाएंगे। तो मैं पैदल छोटे से बच्चों को लेके कैसे जाओगे आप? तो कहते नहीं सर और की तरीका नहीं। तो मैं बोला कि अगर मैं आपको बस करवा दूँ तो आप लाओगे? कहते हम 300 350 लोग हैं, पूरे एक कम्युनिटी थी उनकी, बंजारों की कम्युनिटी। अच्छा। तो मैंने बोला कि मैं ट्राई करता हूँ। तो मैं वहाँ से पुलिस स्टेशन गया सीधा। पुलिस स्टेशन जाके मैंने जब बात किया तो कहते नहीं, परमिशन आर नॉट अलाउड, बसेस नहीं चलेंगी। तो मैंने बोला देखो पैदल तो जा ही रहे हैं, तो बस भेजने में क्या दिक्कत है? कहते ना तो आपको ड्राइवर मिलेंगे, ना आपको उस स्टेट की परमिशंस मिलेंगी जाने के लिए, और ना बीच वाली स्टेट की परमिशन मिलेंगी। और इधर मुझे जितने लोग जाते हैं उनके सबके कोविड टेस्ट चाहिए। अगर आप सब वो ओके करवा के ला के दोगे और बसेस की परमिशन ला के दोगे, उस स्टेट के अंदर आने की परमिशन ला के दोगे, तो मैं अलाउ करेंगे हम लोग। और तभी पहले कभी हुआ नहीं था ऐसा, तो मैंने वो कर दिया। मैंने स्टेट्स में बात खुद से फ़ोन लगा के जो अपना रिसोर्स लगाया। तो सोशल लगाई मैंने, परमिशंस ली, बसेस ली। बस के ड्राइवर माने ना जाने को भी, हम तो मर जाएंगे, हम कैसे जाएं? तो उनको ज़्यादा पैसे ऑफर किए। मैं कि तुम जा तो सी यार, बचाएं, थोड़ा ह्यूमैनिटी का एंगल दिया। और वो 10 बसेस मैंने रेडी की जाने, पहली बार कर्नाटक, पहली दफ़ा 350 लोग गए थे उसमें। और जब मैं छोड़ने गया ना सुन भाई, तो सारे लोग, उनकी आंखों में आंसू थे, रो रहे थे, कोई पैर छू रहा था कि सर हम बच जाएंगे तो मैं वापस आएंगे। तो एक ऐसा जैसे फिल्म में एक म्यूजिक चलता है ना आपकी लाइफ के अंदर, हर चीज़ स्लो मोशन में दिखती है। और मैं जब वापस भी आ रहा था उनको छोड़ के, तो हज़ारों लाखों लोग जो फ्लाईओवर्स के नीचे बैठे थे ना, स्लो मोशन में मुझे जाते हुए दिखे। और मैं घर जब पहुंचा तो मैं अपनी वाइफ सोनाली को बोला कि अभी कुछ वो करना है जो ना मुझे पता नहीं मैं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कर दूंगा कैसे। तो देखिए मैं कि सबको घर भेजना, बीज धरती में लग गया था। और फिर मैंने एक अपने आप से वादा किया कि जब तक लास्ट माइग्रेंट पूरे देश का वापस नहीं जाएगा ना, मैं इनको घर भेजूंगा। कहाँ से इवैक्यूएट किए? पूरे जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे नहीं किया मैंने। हर एक स्टेट के मेरे पास, मैं उस समय 20-21 चीफ मिनिस्टर से उनसे बातें करता था मैं। हर स्टेट के नोडल ऑफिसर्स, हर स्टेट के कलेक्टर्स, डिप्टी कलेक्टर्स, उनके रीडर्स, उन हर से बात करता था। अपने पुलिस स्टेशनों से बात करता था, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल्स, खाने वाले, सबसे बातें की। ट्रेन्स महाराष्ट्र और से दिल्ली से नहीं शुरू हो रही थी, कुछ अंदर पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी चल रही थी, तो रेलवेज में बात कर रहा था, MEA में बात कर रहा था। हर जगह जहाँ मुझे मौका मिलता। मैंने जब फ़ॉरेन की वैक्यूएशन करवाई तो 6 कंट्री से करवाई थी उस समय,
किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया, फिलीपींस, रशिया, 12,500 स्टूडेंट्स इवैक्यूएट करा बाहर से? मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ। अरे बाप रे बाप, बहुत कॉस्ट भी लगा होगा काफी। कॉस्ट लगा था, काफ़ी लगा था। जेब फिर से लगाया हो? मैं जेब से लगता था। और फिर कितना पैसा? नहीं देखिए, उसमें क्या था कि जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे याद है कि एक एमपी थे, मध्य प्रदेश के एक एमपी थे, उनका बेटा किर्गिस्तान में फंसा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि यार सोनू वहाँ थे, तू हेल्प कर हमें निकालने। तो मैंने बोला कि सर एमपी तो आप हो, मैं कहाँ से हेल्प करूँगा, काम आपका है। तो कहते नहीं तेरी आवाज़ सुनी जा रही तो कर। तो मैंने वहाँ की एम्बेसडर से बात किया, प्रेसिडेंट ऑफिस में बात किया, तो उन्होंने पहले तो एकदम मना कर दिया। फिर थोड़ी मशक्क़त के बाद 2 घंटे की परमिशन मिली, लैंडिंग परमिशन। तो मैंने जब उनसे एक ग्रुप्स बनाए, किर्गिस्तान के अलग ग्रुप से, उनके लीडर से, अभी भी मैं दिखाता हूँ आपको व्हाट्सएप, नाम नहीं पता, किर्गिस्तान लीडर 1, तो कजाकिस्तान लीडर 2, ऐसे नाम थे उनके, अभिषेक नाम थे, ऐसे अलग अलग नाम से। तो मैंने बोला कि तुम बनो। और अच्छा, उन स्टूडेंट्स को जब पता चला कि ये निकाल रहा है बाहर, क्योंकि उस समय बहुत सारी इवैक्यूएशन मैं ऑलरेडी करवा रहा था, तो लाखों की गिनती में, हज़ारों की गिनती में मैसेजेस आने शुरू हो कि हम यहाँ फंसे हैं, वीडियोस आने शुरू हुए, देखो हमारे स्टूडेंट्स मर गए, सर आप निकालें। तो उनकी होप बनी। तो मैंने जूम कॉल से बात की, कई हज़ारों स्टूडेंट जुड़े उसके अंदर। तो मैंने बोला कि मैं तब पॉसिबल होगा जब मुझे आप 1-2 लीडर्स बना के देंगे जिनसे मैं टच में रहूँगा, फिर वो आगे आगे कनेक्ट करेंगे। और जब पहली फ़्लाइट उड़ी थी, आई रिमेंबर, स्पाइसजेट की फ़्लाइट थी, किर्गिस्तान से उड़ी फ़्लाइट, और वो लैंड की थी दिल्ली के अंदर। वो उसने एक ऐसी बेल्ट शुरू की कि सिलसिला शुरू हो गया। और मैंने उन सबसे बोला कि देखिए, आप मेडिकल स्टूडेंट्स हो तो ऑब्वियसली आप अफोर्ड करते हो, इसलिए आप गए हो। मैं कितने लोगों को मैं उठा दूँ, मैं 100 को निकाल दूंगा, 200 को निकाल दूंगा, 1000 को निकाल दूंगा। तो आप एक काम कीजिए, जिनके पास नहीं कॉस्ट है उनके लिए मैं अफोर्ड करता हूँ, सारी परमिशंस की कॉस्ट मैं लेता हूँ, जो लोग अफोर्ड करते हैं उनको खरीदने दीजिए। कितना पैसा लग गया होगा, कोई है आइडिया, या आंख बंद करके लगाया? मैं बताता हूँ, मेरी जितनी, मैंने करीबन 7.5 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया था पूरे इंडिया के अंदर। मेरे पास आज भी उनके सबके आधार कार्ड से, पैन कार्ड से, हर एक की डिटेल्स है, कौन से ज़िले में कौन सा बच्चा गया है, आज भी है मेरे पास। यूपी की जो बस भेजते थे उसका 1,60,000 रुपये लगता था, 35 लोग लगते थे सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से। कर्नाटका के करीबन 60-70 हज़ार रुपये लगते थे वहाँ से, मुंबई से। तो बहुत सारे लोग जुड़े भी। कल आपका फ़ोन आया कि यार, आपने बोला कि यार सोनू भाई तू भेज रहा है ना, मैं 10 लोग मेरी तरफ से भेज देना 60 में से। किसी ने बोला कि एक बस मेरी तरफ से भेजना, तो लोग भी जुड़े। ऐसा लोगों ने पैसा भी दिया, लोगों ने बसेस करवा के दी। किसी ने बोला मेरी एक टिकट स्पॉन्सर कर देना, मैं एक जाने को मैं लेके आऊँगा। तो ऐसे भी जुड़े। बहुत सारे ब्रांड्स मेरे पास उस समय अप्रोच होने शुरू हुए कि भैया मैं मोबाइल ब्रांड है, आप करें, तो मैं ये ब्रांड हूँ। तो मैं उनको पैसे नहीं मांगता था, मैं बोला कि मुझे 2 फ्लाइट्स करवा के दो आप। तो उत्तराखंड भेजे, बॉम्बे से। मतलब पूरा मैन पावर, दिमाग, पैसा सब लगा दिया कि कैसे भी करके बचाया जाए। तो मेरे होटल था बॉम्बे के अंदर, उसमें सारे माइग्रेंट्स रहते थे। जब ट्रेन चली तो मैं बांद्रा से 1155 लोगों की परमिशन मिलती थी एक ट्रेन में जाने की, ऑफिशियल। मैं 4-4, 5-5 हज़ार लोग चढ़ा देता था। क्योंकि मैं वीडियो देख रहा था आपके घर के बाहर कि आप कागज लेकर खड़े हैं, वो लंबा सा लाइन लगा हुआ है, जैसे वो जनता दरबार लगता है टाइप। आज भी चलता है। कल मेरा संडे था, कल पूरा वैसे ही था, 5-4। तो ये बिहार यूपी के लोग ज्यादा थे इसमें? नहीं, हर जगह के। ये जो लोग हैं, ये अभी के, ये आप करंट वीडियोस देख रहे हो। अच्छा, ये उस समय की वीडियोस नहीं है। हाँ, उस वक्त तो इतना भीड़ भी नहीं होता। उस समय तो लोग आते थे घर जाने के लिए, फोन पे चल रहा होगा, फिर फोन पे चलता था। फिर उनको इलाज करवाने थे, जब घर पहुंच जाता था कि मेरी माँ बीमार है सर, इलाज करवा दो, आपने मुझे घर भेजा था। तो मैं फिर हॉस्पिटलों से जुड़ना शुरू किया, डॉक्टर से जुड़ना शुरू किया, इलाज करवाने शुरू किए। फिर जॉब्स दिलाने की बात आई, फिर जॉब्स एक्सपोर्ट हाउसेस, होटल्स इन हॉस्पिटल्स में, उनके अंदर जॉब दिलाने शुरू किए। तो ऐसे ऐसे नेटवर्किंग अपने आप बढ़ती गई। तो उसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे लोग तो हिंदुस्तान में ऐसे भी हैं कि जो कभी जिंदगी में जहाज में नहीं बैठेंगे जी, और सोनू सूद साहब जहाज के बाहर छप गए। वो कैसा, वो क्या कहानी है उसकी? वो अपने आप ही हुआ, जहाज के बाहर मतलब अंदर नहीं जा पा रहे 90-95% लोग। तो मतलब पंजाब मोगा में भी बहुत सारे लोग हो सकता है जहाज के अंदर कभी ना बैठे, जीवन के नहीं बैठे होंगे। ये भी जहाज के बाहर छपा, मतलब वो एक, आई थिंक दे did a tribute on their selves, I think so kind SpiceJet था वो? जी हाँ, उन्होंने अपनी तरफ से just कुछ लोग कह रहे थे कि PRV आ रहा है, खुद करा दिया शायद। नहीं, खुद नहीं करवा सकते ऑफिशियली। आई कैन से दैट कि ऑल थैंक्स टू SpiceJet कि उन्होंने ये किया मेरे लिए, जस्ट टू ऑनर दैट। बड़ा स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए भी। मैं भी ट्रेन से मुंबई आया था पहली दफ़ा। तो बात करते हैं, मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन में ये भी ज़रूरी है कि अब सोनू साहब की टी शर्ट पे लिखा हुआ है फतेह जी, हैं, तो अभी ये विलन बनते बनते हीरो बन गए हैं।
तो पैसा भी खुद लगा दिया और डायरेक्टर भी खुद, प्रोड्यूसर भी खुद, राइटर भी खुद, सब कुछ खुद। नहीं, पैसा खुद नहीं लगाया। अच्छा। स्टूडियोज की सपोर्ट है। इट्स विद जी स्टूडियोज। मेरे को फिल्में बहुत दफ़ा पहले भी आती रही हैं, पर ये मतलब मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, एक ही सवाल है, फतेह क्यों देखें लोग? बताते हैं हम। देखिए, एक्शन मूवीज तो बहुत सारी हैं, राइट। तो ऐसा क्या नया देखने को मिल रहा है? क्योंकि एक्शन मूवीज की एक और भी कहानी है कि रियलिस्टिक नहीं लगता है हिंदी सिनेमा का एक्शन। मुझे खुद का नहीं लगता मैंने खुद इतनी फिल्में की हैं, 80-90 फिल्में हाँ, की मतलब हैं। वो रियलिस्टिक नहीं लगता। मतलब आप जेम्स बॉन्ड देखें तो आपको लगता है कि यार वाकई में ऐसा हो रहा होगा। आप टॉम क्रूज को देखें तो लगता है कि हाँ यार ये मेहनत कर रहे हैं लोग यार। लेकिन जब इंडियन सिनेमा में आ जाते हैं तो लगता है यार ये क्या यार, वो साइकिल के पीछे छुपा है आदमी गोली से बचने के लिए मिथुन दा बैठे साइकिल के पीछे और कोई गोली चला। तो सोनू भाई, ये जो आपका सवाल है ना, जब हमसे ये सवाल पूछा जाता है, हमारे दोस्त पूछते हैं, इसीलिए फतेह बनाई गई है फिल्म। फतेह की फिल्म के अंदर हम अक्सर गोलियां चलाते हैं तो गोलियां खत्म नहीं होती हीरो की, है ना। हाँ। इस फतेह की गोलियां खत्म होती हैं। अच्छा। ये जब गन की गोलियां खत्म होती है तो वो मैगजीन से मारना शुरू करता है। जब मैगजीन से मार लेता है तो अगर एक कप पड़ा है तो कप से मारना शुरू करता है, प्लेट पड़ी है तो प्लेट से मारना शुरू करता है, पैन पड़े हों तो पैन से मारना शुरू करता है, गर्म पानी पड़ा तो गर्म पानी से उसको। सो जो जो चीज़ें आसपास थी उसको वेपन्स बनाना शुरू करता है, पेन को, किसी चीज़ को। सो जो आपका सवाल है वो मेरे 80-90 फिल्में करने के बाद 20 साल 22 साल के अंदर मेरे पास भी ये सवाल था जब मैं एक्शन डायरेक्टर के साथ बैठता था कि यार हमारा रियलिस्टिक नहीं लग रहा यार कि वो बंदा जबरदस्ती उड़ रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी उड़ रहा है, गाड़ी उड़ रही है, बम फट रहा है, कुछ भी दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ आज तक एक्शन क्या होता है गया कि एक बंदा, हमारी फिल्म का होता था कि सुनो 8 दिन का क्लाइमेक्स एक्शन सीक्वेंस है, 5 दिन का इंटरवल एक्शन सीक्वेंस है, शुरू क्या है तो उस एक्शन में करना है क्या, ना मुझे पता होता था ना किसी और को पता होता था। हम जाते थे, एक एक्शन डायरेक्टर 2 स्टंटमैन रखता है, उसको इसको मारा, इधर गिरा, उसको पलटा, हाँ अभी आप आ जाओ, हम करते थे, चले जाते हो, लगता बड़ा एक्शन अच्छा कर दिया यार। समझे क्या है। और मेरे अंदर हमेशा एक था कि मेरे को समझ नहीं आता, जो आपने सवाल पूछा मेरे अंदर भी था यार, ये वो नहीं है, हम वेस्ट जैसे क्यों नहीं बन पा रहे, क्यों नहीं ऐसा एक्शन कर पा रहे। तो मैंने एक्शन लिखा फिल्म का खुद से, क्या स्क्रिप्ट लिखा उसका कि एक्शन में होगा क्या, क्या मारेगा, कैसे मारेगा, गन भी खत्म होगी इसकी। और जब लिखा तो मैंने लीव इट टेकर हैं जिन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस, जुरासिक पार्क, कैप्टन मार्वल ऐसी ये फिल्म सब फिल्में बनाई। तो मैंने उनको बोला और मैंने अपने बेटे और उनके दोस्तों को बताया, मैं क्या वाई विल यू वॉच फतेह, फतेह क्यों देखोगे आप, ये भूल जाओ कि मैं आपका मैं भूल सोनू जाऊं, सूद हूं मैं या बोला, मैंने बोला कि मेरा मैं आपका रिलेशन है फादर आपके नहीं साथ। हूं, हाँ। आप मुझे बताओ कि फतेह क्यों देखोगे। डैड उसमें ऐसा एक्शन होना चाहिए हमारे हिंदुस्तान सिनेमा ने देखा ना हो। तो मैं क्या, जैसे आजकल हर एक एक्टर के पास एक से एक बजट है बनाने के लिए, हमारे पास उस तरह के बजट्स भी नहीं है, तो कैसे करूँ डैड ऐसा एक्शन सीक्वेंस जिसमें कोई कट ही ना हो, एकदम एक शॉट रियलिस्टिक में? लगा, सिंगल शॉट हो, सिंगल शॉट? सिंगल शॉट कितनी देर का है? या 3.5 मिनट का, आप इसको 3.5 मिनट का सिंगल शॉट? है। तो No cut? नो कट। तो उसके लिए 2.5 महीना प्रेप हुआ था। तो रिहर्सल्स बहुत लगती होंगी। रिहर्सल्स बहुत थे, अलग अलग जगह से, मेक्सिको से फाइटर आए थे, वो आए थे ताकि इधर Reason? 68 कि गलती ना हो? क्योंकि इधर उतने फाइटर्स हैं नहीं हमारे पास, उतनी परफेक्शन वाले, और इधर का थोड़ा सा स्कूल अलग है फाइटर का, जैसे आप मारेंगे एकदम करके ऐसा आता है, मैंने फाइटर को नहीं, आपके डेड पैन एक्सप्रेशन होने चाहिए, कोई एक्सप्रेशन नहीं आपके, आपका प्रोफेशनल काम है, रोज आप मारते हो 1000 लोगों को, वो आना चाहिए, ज़्यादा लाउड नहीं होना चाहिए। तो उनको सिखाने में बड़ा वक्त लगा कि यू नो आप ऐसा करो। जब बाहर से फाइटर्स आए उनको, उनकी एक स्पेशल ट्रेनिंग हुई कि ये सिंगल शॉट है, इसको ऐसे करना है एग्जीक्यूट, और वैसे ही किया गया, स्पेशल रिग्स बनी कैमरा की। और अक्सर हम लोग क्या देखते हैं कि हम जब, अब जैसे हम लोग दोनों बात कर रहे हैं तो ये कैमरास लगे हुए हैं और हम लोग बात कर रहे हैं, कैमरास हमें कैप्चर कर रहे हैं, तो ऑडियंस भी वैसी होती है जब वो थिएटर्स में बैठती है, एक कैमरा ने शूट किया होता है और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो भी होता हुआ दिखते हुए दिखता है। मैंने बोला कि ये ऑडियंस भी दौड़ेगी हमारे साथ, कि कैमरामैन दौड़ेगा, जितनी स्पीड पे हीरो दौड़ रहा है, विलन्स दौड़ रहे हैं, कैमरामैन भी दौड़ रहा है, एक दूसरे को पकड़ने, तीनों को। अगर एक जने ने मिस कर दिया तो शॉट गलत हो जाएगा। जो लीव टेकर है वो स्पेशल रिग्स बनी उस कैमरे की, स्पेशल बैटरीज बनी टू मेक द कैमरा लाइटर, और हमने पूरा का पूरा शूट किया सिंगल शॉट। आप देखेंगे फिल्म 3.5 मिनट। 3.5 मिनट। इट्स वन ऑफ द, मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट एक्शन सीक्वेंस एवर इन बॉलीवुड। इट्स एट पार विद एनी हॉलीवुड फिल्म दैट यू 3.5 मिनट का तो मुझे लग रहा है नॉर्मल शॉट लेना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही होता होगा, मुश्किल इतना होता है। आसान नहीं होता। तो आई थिंक दैट वाज अ चैलेंज दैट आई टुक। और ना सिर्फ वो एक्शन सीक्वेंस पर, आप कोई भी एक्शन सीक्वेंस फतेह का उठा के देखें, आपको लगेगा नहीं कि हिंदी। अच्छा, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है सोनू भाई आपसे यहाँ पर, कि एक्शन इतना क्यों हो रहा है? मतलब अभी एनिमल में इतना, मैं तो जेन्युइनली बताता हूँ, मैं आपको झूठ नहीं बोलता कि मैं तो बीच में से उठ के आ गया कि इतना ज्यादा यार क्यों खून खराबा दिखा रहे हैं। मतलब ये एक्शन, मतलब वो अब क्या, वो ये सीक्रेट मिल गया है फिल्म चलाने के लिए कि यार एक्शन डाल दो तो फिल्म चल जाती है टाइप? मुझे लगता है एक्शन विदाउट इमोशन इज नॉट गोइंग टू वर्क। उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए कि क्या है। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। अब मैं कभी बंदा मरा उसको कितनी बार मारूंगा ना नीचे मरे को। सो वो एक रीजन है मेरे माइंड में, जहन में था। अगर आप मेरी बात करें फतेह की, पहले जो फतेह का स्क्रिप्ट लिया गया इतना ब्रूटल नहीं लिखा गया था।
तो जब मैं मतलब पोस्टर ही इतना वो खतरनाक है, वो आप कुल्हाड़ी से खींच के ले जा रहे हैं यार। पर आप जब आप देखेंगे ना, देखिए एक्शन को पोएटिक ढंग से कैसे दिखाएं, क्या इसमें बहुत सारी एक्शन सीक्वेंस जिसमें एक्शन दिखाया नहीं, उसका एंड रिजल्ट दिखाया है कि अगर मैं किसी से बात करके बाहर निकला हूँ तो बाहर जब मैं निकलता हूँ तब लोग मेरे पड़े दिखते हैं कि अच्छा है, मार के गुस्सा होगा। सो हाउ टू टेल, अगर मेरा पहला एक्शन सीक्वेंस देखें उसमें कोई बॉडी नहीं है, बटन इधर तक बंद है, पेन लगा हुआ है शर्ट के अंदर और बटन के फुल कफ्स पूरे बंद हैं, ऐसे एक्शन मार रहे जाते हैं कि साइलेंट तरीके से एक आदमी, कॉमन मैन, अगर वो करेगा तो कैसे करेगा। सो उसको एक्शन को, मुझे याद है जब सेंसर में फर्स्ट टाइम देखा तो उनका भी यही कहना था कि एक्शन विद पोइट्री, कि ऐसा लगता है कि पोइट्री है किस ढंग से। तो मेरे माइंड में ये था। आपको दिखेगा कि उस फिल्म में बहुत मेहनत हुई है, बहुत डिटेलिंग हुई है कि कैसे कैसे किया जाना चाहिए। मैं अपने रोज से हर रोज सवाल करता था। मैंने फिल्म के जब कच्ची 60-70% कंप्लीट थी फिल्म, मैंने करीबन 100 लोग पूरे देश से बुलाए थे, थिएटर वाले, देखने के लिए, ये सब, कि ऐसे उनको रैंडम दिखाऊं और मैं नहीं बैठा उस शो के अंदर। बताओ कैसे। मैंने उनको पेन पेपर रख दिया उनके सीट्स पे, मैं कहा जो भी आपको अच्छा लिखना है, गाली लिखनी है, बुरा लिखना है, सजेशंस लिखनी है, आप लिख के चले जाना विदाउट राइटिंग योर नेम्स, तो मैं देखूंगा कि क्या है। 100 लोगों ने फिल्म देखी, तमिलनाडु से लेके पंजाब से सब जगह से लोग आए और वो लिख के अपना छोड़ के चले गए। मैंने सारे बैठ के देखे उनके नोट्स की, उनके क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या सजेशंस हैं, अच्छी हैं बुरी हैं, जो भी है पूरे बना के फिर वो इनकॉर्पोरेट भी की। 9 आउट ऑफ 10 पीपल वेरी हैप्पी कि यार सुपर है यार, बहुत अच्छा है। जो 1-2 पॉइंट से उनको इनकॉर्पोरेट किया। तो मुझे लगता है जब हम फिल्म ऑडियंस के लिए बुलाते हैं तो ऐसी फिल्म ना बनाए जिसमें ऑडियंस बोले यार मैं आधे में उठ के चलेगा भैया, तो वो वैसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए कोशिश होनी चाहिए, उठ के फिर भी कोई जा सकता है, लेकिन फतेह की सिंसियरिटी आपको हर फ्रेम में दिखेगी, हर एक चीज़ में दिखेगी, मुझे ऐसा लगता है। और लोगों के जितने रिव्यूज़ आए या लोगों ने बातचीत की फिल्म के बारे में, उसके अंदर उन्होंने वही चीज़ बोली कि तो मूवी तो चल भी बहुत अच्छा रहा है, बहुत अभी भी सेकंड में, अभी दिल्ली के अंदर आज 10वां दिन है, मैं गया था, थिएटर्स फुल्ली थे। अभी तो शो भी बढ़ गए हैं, शो बढ़ गए, करीबन 700 शोज और बढ़ा दिए तो उन्होंने। मुझे वो भी सुनने में आया कि वो कंगना जी की फिल्म के शो कम कर दिए और आपकी फिल्म के बढ़ा दिए, ऐसा भी कुछ हुआ है? नहीं, बता दो अरे बता दो, मुझे नहीं पता। आपका तो पुराना 36 का आंकड़ा भी है, थोड़ा सा मेरा 36 का आंकड़ा नहीं उनसे नहीं, वो मणिकर्णिका वाला भी कुछ एपिसोड है ना, या मणिकर्णिका सर मैं छोड़ी दी थी फिल्म जब कर रहे थे। वो कह रहे थे मेल ईगो आगे आ रही है, ऐसा भी नहीं, कुछ सुनने में आया कि मैं फीमेल डायरेक्टर हूँ, वो करना नहीं चाहते। नहीं, मैंने देखिए फीमेल डायरेक्टर्स पहले फराह के साथ भी काम किया ही है, फराह खान, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, तो ऐसा नहीं था। बट उसमें थोड़ा क्रिएटिव डिफरेंसेस, कभी हमने बैठ के बात नहीं की क्रिएटिव। एक फिल्म बन गई थी, कंप्लीट हो गई थी, फिर उन्हें लगा कि इसके अंदर चेंजेस करने हैं किरदार के अंदर, जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। कि मैं अगर काम करूंगा तो जो ओरिजिनल डायरेक्टर है उसी के साथ काम करूंगा, तो मैं तैयार नहीं था। फिर आपने छोड़ दिया? फिर मैंने छोड़ दिया। पहले आप थे कास्ट में? हाँ, मैंने तो शूट कर दी, पूरी पिक्चर कंप्लीट हो गई थी, पूरी पिक्चर कंप्लीट हो चुकी थी। या मैंने 30 दिन शूट किया उस फिल्म के लिए, पूरी फिल्म खत्म हो गई थी। और जब शायद कंगना ने देखी, उसको लगा कि मैं चेंजेस करना चाहती, तो मैंने पूछा क्या चेंजेस करना चाहते, तो उन्होंने एक अपने नोट्स भेजे थे मुझे जो मुझे क्रिएटिवली शूट नहीं लगे। फिर हमारे डायरेक्टर थे क्रिश, मैं चाहता था कि वही करे अगर करना चाहते, पर कंगना वांटेड टू डू इट। पर जब क्रिएटिवली हम वी आर नॉट ऑन द सेम पेज, तो मैंने बोला कि फिर मैं नहीं करना चाहूँगा, आपकी फिल्में खुद आप बनाना चाहती हैं तो बनाएं। बट वो फिर वो किरदार किसी और से शूट कराया पूरा का पूरा? हाँ, फिर वो मेरा वाला सारा निकाल दिया गया पोर्शन, फिर किसी और एक्टर को लेके उन्होंने जो भी जितना भी शूट किया, मैंने फिल्म देखी नहीं है तो मुझे पता नहीं कितना उसको रखा या नहीं रखा, मुझे कम से कम देखने चाहिए आपको कि क्या किया। कोई बात नहीं। मैंने ओरिजिनल वाली देखी थी, वो अच्छी थी फिल्म, ये भी मैंने देखी नहीं तो मुझे पता नहीं। तो अभी इमरजेंसी में क्या कहते हैं, इसी चक्कर में तो लॉन्च नहीं कर दी कि सोनू सूद साहब की फिल्म आ रही है, चलो मैं उसी वक्त लॉन्च करके कुछ ना कुछ फिल्में आनी चाहिए, सब चलनी चाहिए फिल्में, उनकी भी अच्छी फिल्म है, हमारी भी अच्छी चल रही है फिल्म, उनकी भी अच्छी चले फिल्म। आई तो विश की हर फिल्म चलनी चाहिए। तो उस इंसिडेंट के बाद बातचीत होता है अभी कनगा जी? नहीं, मेरी बात नहीं होती उनसे, या मेरी कभी बात नहीं हुई उनसे। बट आई विश हर ऑल द बेस्ट, यू नो, द ब्यूटीफुल फैमिली है, उनकी मदर फादर मैं पहले से जानता हूँ। शाहरुख खान के साथ भी काम कर लिया सोनू सूद साहब ने, सलमान खान के साथ भी कर लिया। हैप्पी न्यू ईयर किया था ना शाहरुख खान के साथ, और सलमान खान के साथ तो वो छेदी सिंह बहुत गजब है यार, वो बात किए बिना तो गुजारा ही नहीं है। वो मैं ये भी जब हम बात कर रहे थे तो हमें मालूम चल रहा था कि वो क्या बोलते हैं, ये मुन्नी बदनाम वाला गाने का भी कुछ सीन है कि वो आपके लिए था और बाद में वो सलमान भाई उसमें कूद गया कि नहीं मैं करूँगा टाइप्स। तो उसमें ये था कि जब मैं पहले पिक्चर नहीं कर रहा था तो फिर मैंने बोला कि यार चलो ये किरदार को थोड़ा ऐसा बनाएंगे और एक गाना चाहिए मुझे, भाई कम से कम गाना तो है, डायरेक्टर दो गाना होगा, तो बोले ठीक है।
फिर मुन्नी बदनाम गाना हुआ 5-6 दिन पहले जब होने वाला था, तो सलमान भाई भी को लगा अच्छा गाना यार, मैं भी आता हूँ इसमें, मैं इसका फायदा उठाऊं। नहीं नहीं ऐसे अच्छी बात है। तो मैंने बोला यार मेरा एक- गाना एक तो तो सुनो, गाना तो यार। एक ही तो गाना थे, कहाँ भाई आ रहे हैं बीच में। तो बोले नहीं नहीं मैं ये रेड मारेगा इसके अंदर, इसका चल रहा है। तो मैं तो थोड़ा सा सही पूछा, तो तब थोड़ा सा यार लगा यार मेरे गाना तो चलो ठीक है, अच्छा ही होगा, कहानी को अगर हेल्प करता है। एंड देन ही केम, और अच्छा ही रहा जो उन्होंने आके किया, इट वाज नाइस। और मेरी और सलमान भाई की केमिस्ट्री एक बड़ी शुरू से, छेदी सिंह और चुलबुल पांडे का एक नहीं, पहले चुलबुल पांडे आपको ऑफर हो रहा था क्या रोल? तो ऐसा था कि जो अभिनव कश्यप हैं, जो डायरेक्टर हैं, हैं, वो युवा के अंदर असिस्टेंट थे मणिरत्नम के। युवा, वो युवा, अभिषेक बच्चन वाली। अभिषेक बच्चन वाली। ओह। तो उसमें जब मैं और अभिषेक दोनों भाई बने थे, और उसके हाँ, lead हाँ, थे, and he said बहुत कि अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी पिक्चर बहुत है। बढ़िया। तो उनका ये था कि मैं जब पिक्चर बनाऊंगा, और फिर उन्होंने एक करप्ट कॉप जो चुलबुल पांडे का रोल लिखा था, और उन्होंने बोला कि मैंने लिखा है, बनाएंगे भाई, मैं पहली पिक्चर हीरो तेरे साथ तो करने आपके को जहन में रख के लिखा? या तो चाहते थे कि ऐसा मैं करूं। फिर जब सलमान भाई आए पिक्चर के अंदर, तो चुलबुल पांडे का रोल मुझे ऑफर हुआ, तो मैंने बोला कि यार ये नहीं मेरे को करना, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है रोल सुन के, मेरे को उतना फैसिनेट नहीं कर रहा। फैसिनेट नहीं कर रहा था। और वैसे था भी नहीं रोल, थोड़ा डार्क था, थोड़ा सा एकदम गुस्से में रहता है बंदा, ऐसा तो कॉमेडी की स्ट्रीक नहीं थी। तो फिर जब हफ्ता 10 दिन इधर उधर भागा दौड़ी हुई, तो उन्होंने बोला नहीं यार चाहिए तो सोनी चाहिए, वही इसको जस्टिफाई करेगा, चुलबुल पांडे को, छेदी सिंह किरदार को। तो मैंने बोला कि ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा इसको रीवर्क करता हूँ, और अगर आपको अच्छा लगा तो करें। तो फिर मैंने उसके अंदर वो कॉमेडी का स्ट्रीक डाला, एक वो क्योंकि मैं बिहार वालों के साथ रहता था, हाँ, वो कॉलेज में। फोटो वाला, हाँ? फोटो वाला वो डाला, भैया जी स्माइल, ये सब भैया किया। जी स्माइल। तो जब सलमान भाई को सुनाया कि यार देखो, मैंने उनको करके वो सीन बताया था कि बचपन से हम अपने आप को हीरो समझते आए, तुम हमें विलन बोलते हो। तो वो जो था, तो सलमान भाई की भी हंसी निकल गई। ऑफिस में थे हम अरबाज भाई के साथ, तो कहते यार अच्छा, पर तू कॉमेडी मत कर इसको, तू इसको सीरियस रहने दे, छेदी सिंह आएगा तो फाड़ देगा, ये जो ऐसे कॉमेडी करेगा तो डाइल्यूट हो जाएगा। मैं कि देखो अभी मैंने करके बताया सीन, आपके चेहरे पे स्माइल आई तो ये ऑडियंस भी हंसेगी, स्माइल करेगी। अगर ऑडियंस एंटरटेन होगी छेदी सिंह से, तो अपन गेम जीत गया। सलमान भाई बहुत कन्विंस्ड नहीं थे, बट इन्होंने बोला चलो ठीक है करते हैं, देखेंगे जैसा होता है। फिर आई केम ऑन बोर्ड, पिक्चर बनी, कुछ हुई। और जब फर्स्ट शो मुझे याद है एडलैब्स में हुआ, उसका फर्स्ट ट्रायल शो मुंबई में, तो उन्होंने कंधे पे हाथ रख के बोला कि तू सही था, कमाल कर दिया, वर्क करता है छेदी सिंह, वर्क करता है। सो आई थिंक फिल्म में ऐसे ही बनती ये है। नाम कहाँ से आते हैं? छेदी सिंह, छेद इतने करेंगे, सांस कहाँ से लो? ये कौन क्रिएटिव आदमी है जो ऐसे ऐसे नाम? छेदी सिंह जो नाम था वो तो अभिनव ने लिखा था। आई थिंक अच्छा। उनकी फैमिली में कोई बंदा काम करता था, उसका नाम था? उसका नाम था छेदी सिंह, तो ये उन्हीं का था। पर जब वो डायलॉग लिखा गया था कि हम तुम में इतने छेद करेंगे, वो हमने बैठ के सबने कुछ उसका तोड़ ढूंढा था। तो मुझे डायलॉग लिखने का बड़ा शौक है, अभिनव भी बड़ा कमाल का लिखते हैं, सलमान का भी इनपुट रहता है, तो वो लेकिन उस फिल्म ने करियर को ऊपर किया। या ऑफ कोर्स मुझे लगता है हर एक फिल्म इज ऑलवेज स्टेप अहेड, पर रियाज दबंग एक पड़ाव था लाइफ का, माइलस्टोन था। कितना फायदा मिला इससे? अच्छा हो, मुझे लगता है कि एक रिकग्निशन जो रहती है एक एक्टर को चाहिए एक मुकाम पे, उसने दबंग ने दी थी। एक उसने बॉडी वॉडी भी उसमें पहली बार, शायद पहली बार दिखा रहे थे उस मूवी के अंदर बॉडी, या शर्टलेस है, या तो मुझे लगता है पहले भी दिखाई होंगी, शायद नोटिस से ज्यादा। मतलब मैंने ये भी पढ़ा कि वो सलमान खान को भी कॉम्प्लेक्स हो रहा था, यार ये क्या बन के आ गया, मैं तो मोटा टाइप दिख रहा हूँ, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी है, मालूम चले कि ये हीरो लग रहा है और मैं विलन हो गया। नहीं, सलमान भाई वाज वेरी इंकरेजिंग। इनफैक्ट जब कई बार बॉडी टैन वगैरह लगाते खुद ही अपना बोलते थे, लगा तो अच्छा लग रहा है, एकदम फिट लग रहा है। पर तू जब मैं एक्सरसाइज करता था, जहाँ पे हम वाई करके एक जगह यहाँ पे पूना के पास शूट कर रहे थे, तो जो उनका रूम था उसके सामने छोटा सा ऐसे होटल था जैसे छोटे शहरों में होता है, देसी सा जिम था। जब मैं सुबह 4:30-5 बजे जाता रहा एक्सरसाइज करने, तो डम्बल्स की आवाज़ वगैरह आती, तो कहता है यार तू सोता ही नहीं है, तू एक्सरसाइज करता रहता है। तो बट ही वाज वेरी हेल्पफुल, लाइक एल्डर ब्रदर, ही ऑलवेज मोटिवेटेड कि यार अगर ये किरदार हिट होंगे तो हमारी फिल्म को फायदा होगा। सो या आई थिंक कहीं वो 1+1 ही 11 होता है, 1+1 11 होता है हमेशा। और शाहरुख खान के साथ शाहरुख इज अ ग्रेट। क्या फर्क क्या है? मतलब दोनों का वेवलेंथ अलग है, दोनों का कैरेक्टर अलग है, दोनों का पर्सनैलिटी पर्सोना अलग है। आई थिंक दोनों के अंदर एक अपनी यूएसपी है। शाहरुख जो है एक्सप्रेसिव ज़्यादा है, मुझे लगता है कि वो ही ऑलवेज टेक केयर ज़्यादा Co-star से, भैया सब ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं है। हमारा वर्ल्ड टूर हमने साथ में किया है, मैंने शाहरुख के साथ कनाडा, अमेरिका, लंदन, सब लोग। और वहाँ पे क्या था, एक एंसेंबल कास्ट था, दीपिका, अभिषेक, बमन, विवान, मैं, फारा।
तो एक आपस में एक अलग केमिस्ट्री थी, Bonding ट्रैवल किया था, तो वो था। बट आई थिंक दे बोथ आर वेरी नाइस और बहुत हेल्पफुल रहे हैं। जब भी करियर में कभी लगा है कुछ चीज़ें उनसे पूछनी हो या सलाह लेनी हो, तो देयर ऑलवेज बिन। आमिर के साथ नहीं किया अभी तक आमिर कुछ? के साथ काम नहीं किया अभी तक। वो तो खुद भी कुछ बहुत कम काम करते हैं। आई थिंक अभी अभी तो सुना है कि मैं छोड़ ही देता हूँ, अभी ऐसा पढ़ रहे थे कि अब कह रहे मैं नहीं करूँगा यार। आई थिंक मुझे लगता है कि एक्टर की लेकिन स्टॉक जिंदगी सुन भाई, जितना आप सक्सेस पाना शुरू करते हैं ना, ऊपर ऑक्सीजन लेवल्स बड़े कम होते हैं जितने आप ऊंचाई पे जाना शुरू होते हैं। तो कहीं नहीं ऐसा फील लगता होगा लोनलीनेस या अपनों को बंदा ज़्यादा मिस करता है, लगता है कि यार इतना टाइम बिता दिया कि अपनों के साथ टाइम नहीं बिता पाते। वो हर एक बंदे को फीलिंग आती है यार कि मैं इतना बिजी तो हूँ, कामयाब तो हो रहा हूँ, पर शायद अपने पीछे तो ही छूटते जा रहे। एक नुकसान जो आप बता सको ऑडियंस को, मुझे भी, सफलता का। लॉस भी देखिए सफलता, ये लॉस हो गया यार, मतलब ये अचीव तो कर लिया लेकिन यार ये निकल गया हाथ से। मुझे लगता है फैमिली के साथ हम लोग कम टाइम बिता पाते हैं, जो आमिर खान साहब बता रहे हैं। हाँ वो